नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ लोक भवन में बैठक की। आज की बैठक में प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में लाने, लॉकडाउन पर प्रदेश व्यापी चर्चा के साथ साथ हॉटस्पॉट इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ लोक भवन के 5वें फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक कर रहे हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो लॉकडाउन है उसकी स्थिति, आज जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके बारे में चर्चा होगी। साथ ही जो 3 सालों से ग्राम सेवक जो थे, ग्राम रोजगार सेवक, उनको पैसा न मिला गया था, उसका भी मानदेय देने की घोषणा, उसका भुगतान करने की घोषणा हुई है। आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा से लौटे हुए छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में और तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो मुख्य रूप से आज जो टीम 11 की बैठक चल रही है उसमें जो हॉटस्पॉट्स हैं, लॉकडाउन हैं, उसकी समीक्षा, साथ ही जो तमाम प्रवासी मजदूर आए हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन किया गया है, अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं और किस तरह से और प्रदेशों से मजदूरों को लाना है, इन सब पे चर्चा होगी। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र के पगौना गांव में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिव मंदिर में 2 साधुओं के लहूलुहान शव मिले। दोनों ही साधुओं की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई। बुलंदशहर से करीब 50 किलोमीटर दूर अनूपशहर गंगा के किनारे बसा हुआ कस्बा है। इसी कस्बे से लगा पगौना गांव, जहां शिव मंदिर में 2 साधु रहकर मंदिर के पुरोहित का काम करते थे। बड़े साधु जगदीश, जिनकी उम्र 55 साल बताई गई है, जबकि छोटे साधु शेर सिंह, जिनकी उम्र 35 साल बताई गई है। गांव के ही रहने वाले एक नशा करने वाले व्यक्ति ने 2-3 दिन पहले साधुओं का चिमटा चुरा लिया था, जिस पर साधुओं ने आरोपी व्यक्ति राजू को खरी खोटी सुनाई। आरोपी राजू को यह बात नागवार गुजरी तो उसने सोमवार की रात नशे की हालत में पहले गांव के खेत में आग लगा दी और बाद में शिव मंदिर पहुंचकर तलवार से काटकर दोनों साधुओं की निर्मम हत्या कर दी। इलाके की पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये सुनते हैं कि किसी नशेड़ी ने, या नशेड़ी है वैसे हमारे गांव का एक, उसी पर शक जाहिर करा जा रहा है। बाकी इनकी धारदार हथियार से 2 साधुओं की हत्या मंदिर पर कर दी गई है रात। ये जागिंदास नाम के साधु हैं जो भदेसी से आए थे करीब 15 साल पहले, और एक सेवादास हैं जो गांव कनौरा के रहने वाले हैं, वो करीब 5-6 साल से यहाँ पर रहते हैं। गांव में आज एक दुखद घटना हुई है। 2 बाबा एक शिव मंदिर पर, जगदीश उर्फ गंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक रेडी व्यक्ति राजू जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को से बताया था। आज भांग के नशे में रात किसी समय जाकर के तलवार ले इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर जिले के अनूपशहर थाने के पगौना गांव में 2 साधुओं की हत्या की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए डीएम एसपी से घटना स्थल पर जाकर जांच करने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के अनूपशहर थाना अंतर्गत पगौना गांव में हुई 2 साधुओं की हत्या की गंभीरता से लेते हुए उसे संज्ञान लिया है और तुरंत वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर और डीएम से बात करके उन सब अधिकारियों को पगौना गांव पहुंच के पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है और साथ ही कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए और सख्त से सख्त, जितना सख्त कार्रवाई हो सकता है वो की जाए। और पूरी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने तलब की है और हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ और गंभीर कार्रवाई हो सकती है। अब पालघर के बाद उत्तर प्रदेश में घटने वाली दूसरी घटना है, जहां पगौना गांव में, बुलंदशहर के अनूपशहर थाना अंतर्गत आने वाले पगौना गांव में 2 साधुओं की हत्या हुई है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। प्रदेश के निजी स्कूल शैक्षिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। यह आदेश यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी।
कोरोना वायरस से पैदा हुई कठिन परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार ने अभिभावकों को राहत देने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अभिभावकों को शुल्क जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी किया है कि नए सत्र में कोई भी स्कूल फीस न बढ़ाए। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि आगामी सत्र में कोई भी स्कूल कॉलेज अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों में तमाम परेशानियां झेल रहे हैं। वो लोग जिनके रोजगार नहीं है और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में या किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके लिए ये राहत भरी बात है कि प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश स्कूलों को दिया है कि वो अपनी फीस इस सत्र में ना बढ़ाएं, और जो स्कूल फीस बढ़ाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन में मरीजों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। प्रदेश में 722 डॉक्टरों के नंबर जारी किए गए हैं जो फोन पर ही मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। लखनऊ में 13 डॉक्टर्स की ड्यूटी टेलीमेडिसिन के लिए लगाई गई है। सुबह से गरीब मरीजों के फोन आने भी शुरू हो गए। कोरोना की दहशत के बीच लॉकडाउन में आम जनता अपने घरों में कैद है और बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने आज से पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सेवा को स्टार्ट किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में 722 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है, जिनको आम जनता फ़ोन करके अपने मर्ज को बताकर दवा का नाम भी ले सकती है। ऐसे ही लखनऊ में 2 कंट्रोल रूम सेंटर हैं, एक सीएमओ ऑफिस में बना है और एक रिजर्व पुलिस लाइन में बनाया गया है, जहां पर लखनऊ में कुल 13 डॉक्टरों की ड्यूटी है। हम यहां इस समय पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम सेंटर में खड़े हैं, जहां पर 6 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है और इन डॉक्टरों के नंबर प्रशासन ने सार्वजनिक किए हैं। और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए मरीज लगातार डॉक्टरों को फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके अपना मर्ज बताकर दवा भी कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरशद अंसारी हैं, जिनका नाम लखनऊ के 13 डॉक्टरों की सूची में शामिल है और इनके पास सुबह से मरीजों के फ़ोन आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आज टेलीमेडिसिन सेवा जो स्टार्ट हुई है, यूपी सरकार ने स्टार्ट की, उसमें कितने मरीजों के सुबह से फ़ोन आए? आज सुबह से मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 फ़ोन आ चुके हैं। लखनऊ से भी आए हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं। मरीजों की क्या दिक्कतें हैं, क्या आपसे पूछ रहे हैं? किस प्रकार की दवाओं की ज़्यादा जो है मतलब मांग है? बेसिकली उनको जनरल प्रॉब्लम है, किसी का फीवर आ रहा है, किसी की वॉमिटिंग हो रही है, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी हॉस्पिटल से, तो वो परामर्श ले रहे हैं हमसे कि हम अब क्या करें। बाकी हमसे जो परामर्श हो रहा है हम उनको जो है अब प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना की एक दहशत भी आम जनता के मन में है, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों से पूछे ज़रूर जाते होंगे, तो इस पर क्या ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? अभी तो हमारे ही सर पर्सनल फ़ोन पे तो ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इंटीग्रेटेड कोरोना कंट्रोल रूम है वहाँ पे इस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि साहब मेरे गले में प्रॉब्लम है, ये है, मुझे कोरोना तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है, तो उनको हम लोग सलाह मशवरा परामर्श दे रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं इस कंट्रोल रूम में और मरीजों को दवाएं बताई जा रही हैं। हमारे साथ इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के इंचार्ज डॉक्टर मनोज भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक किस प्रकार से ये कंट्रोल रूम फंक्शनिंग करता है और लगातार रोज़ाना कितनी कॉल्स आती हैं। सर, यहाँ पर जो है लगातार एक दिन में लगभग कितनी कॉल्स आ जाती होंगी? 40-45 कॉल आ रही हैं पर डे। अच्छा, जैसे आज जो है जो टेलीमेडिसिन सेवा स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है, उसको देखते हुए यहाँ पर कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी है? 5 डॉक्टरों की ड्यूटी है यहाँ पे। सुबह से कितने ड्यूटी करते हैं और 3 रोटेशन में करते हैं। 24 घंटे चलने वाले इस कंट्रोल रूम में आज सुबह से अब तक मरीजों के कितने फ़ोन आए होंगे? लगभग 50 फ़ोन आए होंगे। 50 फ़ोन आए होंगे। तो आप जो है लगातार उनको दवाएं भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपका मर्ज ठीक होगा। तो ये सेवा आज से शुरू हुई है कि जब से कंट्रोल रूम यहाँ पे इंटीग्रेटेड चालू हुआ है तभी से इस तरह के फ़ोन आ रहे थे? नहीं, ये जो है हमारे पास तो जो है करीब 2 महीने से ये फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले DSO भी था और DSO का नंबर अभी भी जो है मेरे हेल्पलाइन पे पड़ा हुआ है पुराना, तो इसलिए मेरे पास तो 2 महीने से फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स पोस्टेड हैं यहाँ पे, उनके यहाँ आज से फ़ोन आ रहे हैं।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम वर्क कर रहा है और यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन, नगर निगम, बिजली, खाद्य विभाग के कर्मचारी और अफसर लगे हैं जो 24 घंटे आम जनता की सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए बैठे हैं और लगातार आम जनता के फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। भारतीय रेलवे की गाड़ियां भले पटरियों पर न दौड़ रही हों, लेकिन रेलवे कोरोना से बचाव के लिए अपना सार्थक योगदान दे रहा है। लखनऊ में कई ट्रेनों को शानदार सुविधाओं के साथ आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए कोचेस में कई महत्वपूर्ण बदलाव करके कोरोना के मद्देनजर किसी भी प्रकार के आकस्मिक सहायता के लिए इन ट्रेनों को अलर्ट पर रखा गया है। हम ऐशबाग कोचिंग डिपो में खड़े हैं और यहाँ पर रेलवे ने 17 ऐसे कोच बनाए हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है और ये पूरी ट्रेन यहाँ पर इमरजेंसी के लिए खड़ी है। अगर कोविड-19 में आपातकाल या कोई भी पैनिक की स्थिति होती है तो रेलवे ने अपने पूरे इंतजामात किए हैं। हमारे साथ इस डिपो के इंचार्ज सीडीओ अमित कुमार राय जी हैं। सर, क्या क्या आपने यहाँ पर फेरबदल किए हैं और कितनी देर में ये जो है सारी तब्दीलियाँ आइसोलेशन कोच में तब्दील हुई हैं? बेसिकली हमने इस डिपो में 12 जनरल कोचेस को कन्वर्ट किया है। तो आपको मैं पहले इधर दिखाना चाहूँगा कि एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट को हमने बाथरूम में कन्वर्ट किया है। उसमें आप देख सकते हैं हमने कॉम्पैक्ट बोर्ड से और पीवीसी से कवर कर दिया है ताकि सरफेस फिनिश एकदम प्रॉपर रहे। बकेट, मग, स्टूल और हैंड शावर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे एक सोप डिस्पेंसर भी है, आप देख सकते हैं। तो एक जो नॉर्मल घर में बाथरूम में ज़रूरत होती है, एक स्टैंडर्ड बाथरूम जो है वो हमने यहाँ प्रोवाइड करा दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर अब बाहर चलेंगे तो वहाँ देखेंगे यहाँ एक हैंड वॉश सिस्टम है विद सोप डिस्पेंसर, ये प्रोवाइड किया है। यहाँ कोरोना अवेयरनेस से रिलेटेड हमने स्टिकर्स भी प्रोवाइड किए हैं, हैंड वॉश और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड। फिर अब मैं आपको अंदर दिखाऊँगा। अंदर जो इसमें 8 केबिन है उसमें फर्स्ट केबिन डॉक्टर्स केबिन है। तो डॉक्टर्स केबिन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये कर्टेन्स जो है ये प्लास्टिक कर्टेन्स हैं, तो ये ऐसा क्यों है सर? डॉक्टर्स केबिन को पेशेंट केबिन से आइसोलेट करने के लिए ताकि इन्फेक्शन डॉक्टर्स को ना हो जाए, तो ये हमने कर्टेन्स प्रोवाइड किए हैं। तो कर्टेन्स रहेंगे, डॉक्टर इजीली मूव भी कर सकते हैं और आइसोलेटेड भी रहेगा ये। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। हम अपने कैमरामैन गौरव से कहेंगे थोड़ा सा, ये पहला कंपार्टमेंट है जो डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है और इसके बाद पेशेंट्स के लिए शुरू होगा और यहाँ पे सारी व्यवस्था रेलवे ने की है। सर, ये क्या क्या ये डॉक्टर्स के लिए क्या क्या सहूलियतें रहेंगी यहाँ पर? डॉक्टर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो 3 डस्टबिन प्रोवाइड किए हैं, डस्टबिन फॉर वेट, ड्राई एंड मेडिकल वेस्ट। उसके बाद हमने टेबल्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें डॉक्टर्स अपने टूल्स और इक्विपमेंट रख सकते हैं। हमने मिडिल बर्थ निकाल दी है ताकि थोड़ी स्पेशियस हो जाए जगह। फिर हमने बॉटल होल्डर्स प्रोवाइड किए हैं फॉर आईवी बॉटल्स, कोट हुक्स हैं कि आईवी पाइप्स हैं उसमें हैंग कर सकें। इस साइड आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर क्लैम्प्स हैं, ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की तो इसमें आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं। एक अलग विशेष चीज़ का ध्यान रखा गया है कि सारे लाइट्स और फैंस ये वर्किंग कंडीशन में है पूरे ट्रेन के, कहीं कोई भी लाइट या फैन आपको नॉन वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेगा। उसके बाद पेशेंट केबिन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिमिलरली पेशेंट केबिन में ये एक केबिन एक पेशेंट के लिए है। 3 डस्टबिन हमने यहाँ भी प्रोवाइड किए हैं, वेट, ड्राई और मेडिकल वेस्ट के लिए। और ये पेशेंट के लिए टेबल हो गया। बाकी चार्जिंग की फैसिलिटीज़ तो है ही हैं जो कि वर्किंग है पूरी। तो सिमिलरली हमने बाकी भी ऐसे ही डेवलप किए हैं। अच्छा, पेशेंट के वहाँ तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स के लिए आपने बहुत अच्छी सुविधाएं सारी चीज़ें। पेशेंट के लिए मेन आपने यहाँ पे बकेट्स रखा हुआ है, बीच से ये एक जो है सीट मिडिल बर्थ आपने हटा दी है। इसके अलावा जो है और कोई व्यवस्था यहाँ पर? जब ये ट्रेन मूव होगी तो हम यहाँ पे बेडशीट और पिलो भी प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, लेकिन जब वो मूव होगी उस समय। तो आपने देखा कि सबसे पहला जो स्टार्टिंग कोच था वो डॉक्टर्स के लिए था कंपार्टमेंट, और उसके बाद से पेशेंट्स के लिए शुरू हो रहा है। सर, कितने टोटल जो है ये जो ट्रेन खड़ी है इसमें टोटल कितने ऐसे कोच हैं जो आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हुए? इस ट्रेन में 17 कोच हैं। 17 कोच यहीं ऐशबाग डिपो में ही बने हैं? 12 कोच ऐशबाग डिपो में बने हैं, 5 कोच गोरखपुर से आए थे, वहाँ बने थे।
हमें पहले टारगेट 12 का मिला था, फिर एक ट्रेन बनाने के लिए 5 कोच और मूव हुए और 17 टोटल यहाँ पे हैं। कितनी देर में सर एक जो पूरा कोच है ये आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने के लिए लगभग अप्रॉक्स आपको कितना समय लगता है और कितने लोग इस काम में जुटते हैं? हम 4 से 5 घंटे में एक कोच को कन्वर्ट कर दे रहे हैं और अप्रॉक्स काम कितने लोग लगते हैं उस हिसाब से मैं बताऊं तो लाइट और फैन के लिए 1 पर्सन स्टाफ चाहिए, बाथरूम के लिए 2 स्टाफ चाहिए, वहाँ कारपेंटर और उसका भी काम है। फिर यहाँ अंदर आप देखेंगे तो अंदर जो सीट रिमूवल के लिए है उनके लिए 2 स्टाफ लगाए थे, तो अराउंड हमने टोटल 6 से 7 स्टाफ लगाए हैं पर कोच। और उन जब वो वर्क कर रहे थे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया कि मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग उनमें भी मेंटेन रहे। तो यानी आपने देखा कि रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी पूरी गाइडलाइंस कोविड-19 को लेकर के पालन कर रहा है और मास्क और ये सारी ज़रूरी चीज़ें, सैनिटाइज़र, यहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं हमें देखने को मिली। और आप लगातार देख रहे हैं कि ये जितने भी यहाँ पर डिब्बे हैं रेलवे ने उसको पूरी बीच की मिडिल की बर्थ हटा करके उसको आइसोलेशन कंपार्टमेंट में तब्दील किया हुआ है और बहुत शानदार व्यवस्था है ऐशबाग डिपो में। लगभग सर ये जो आपने पूरा बनाया है ये गाइडलाइन क्या रेलवे बोर्ड से आई थी और कौन इंस्पेक्शन करता है? ये जो गाइडलाइंस थी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आई है रेलवे बोर्ड से कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है। तो जब गाइडलाइंस आई तो हमने स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो किया, सारी चीज़ें एडहेयर की और उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट ने इसका इंस्पेक्शन भी किया है और मेडिकल डिपार्टमेंट में इसको अप्रूव भी किया है कि ये यूजेबल है पेशेंट्स के लिए। अच्छा सर, ये जैसे जो है और ये लास्ट हो गया, इसी तरह के यहाँ पर 17 कोच होंगे। इसमें एसी भी कोच है? एक एसी कोच है, वो बेसिकली मेडिकल स्टाफ के लिए है, अगर वो रात को यहाँ रेस्ट करते हैं तो उनके लिए वो एक एसी कोच प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपने नेट भी लगाया हुआ है, ये क्या मॉस्किटो से जो है सेफ्टी के लिए है? जैसे बेसिकली ये अगर कोचेज जहाँ खड़े होंगे तो स्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि फ्लाइज और मॉस्किटोज़ की, तो उसके लिए हमने ये मॉस्किटो नेट प्रोवाइड कर दिया है कि फ्लाइज और मॉस्किटो और अंदर का माहौल भी थोड़ा हाइजीनिक रहे, क्योंकि जहाँ फ्लाइज आती है माहौल थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी के लिए ये हमने प्रोवाइड किया। ये सर ऐशबाग डिपो में कब से बनने शुरू हुए हैं और पूर्वोत्तर रेलवे में अभी तक कितने ऐसी जो है ट्रेन्स बनाई गई हैं जो आइसोलेशन ट्रेन में तब्दील हुई हैं? ऐशबाग डिपो में हमने 6 अप्रैल से बनाना शुरू किया था और 10 अप्रैल को अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था। पूर्वोत्तर रेलवे ने टोटल 217 कोचेस बनाए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने 217 कोचेस बनाए हैं। दिल्ली में एक सैंपल बनाया गया था जिसके बाद ही वो मॉडल पूरे देश में अप्लाई किया गया और रेलवे लगातार जो है भले ही पटरियों पर उसकी ट्रेनें नहीं नज़र आ रही हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है और कोविड-19 से लड़ने के लिए आपातकालीन जो है स्थिति का सामना करने के लिए उसने अपनी ट्रेनों को आइसोलेशन कोच में तब्दील किया है। तो अभी ये जो ट्रेन यहाँ पर खड़ी है सर, क्या इसको अभी मतलब रवाना करने के लिए या कहीं और भेजने के ऐसे कोई निर्देश आए हैं क्या? अभी ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी कि जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी एज पर गाइडलाइंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इसको भेजेगा। ये रेडी टू मूव है, जिस मोमेंट पे हमें निर्देश होगा यहाँ से इसको हम मूव करा देंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ऐशबाग डिपो में ये ट्रेन खड़ी हुई है और ये बिल्कुल रेडी टू मूव है। 17 कोचेस इसमें लगे हैं। जो ट्रेन के परंपरागत डिब्बे हैं उनको आइसोलेशन कोचेस में तब्दील कर दिया है और इसमें यहाँ की पूरी टीम लगी है। यहाँ के सीडीओ जो है अमित कुमार राय के दिशा निर्देशन में ये पूरी ट्रेन जो है तैयार हुई है और ये यहाँ पर एक जो है रक्षक नाम से इस ट्रेन का नाम रक्षक है, रक्षक नाम दिया गया है और वास्तव में बहुत ही प्यारा नाम है क्योंकि ये जो है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संदिग्ध रोगियों के लिए वास्तव में उनकी रक्षा करेगी, उनको आइसोलेट करेगी और देश को कहीं ना कहीं रेलवे ने एक बहुत अच्छी सहूलियत दी है। अपनी ट्रेनों को आपात स्थिति में तैयार करने के लिए उनको आइसोलेशन कोच में तब्दील किया है। इसके लिए रेलवे की जितनी भी भूरी प्रशंसा की जाए वो जो है कम ही होगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना बीमारी के भय को डांस से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद बहराइच से ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जहां कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती संक्रमित मरीज गाने पर मस्ती से डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डांस कर रहा ये कोरोना संक्रमित मरीज कहता है कि कोरोना कोई गंभीर बीमारी नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही हमें इससे कोई परेशानी है।
बस जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। हम कोरोना को भगाने के लिए दिल खोलकर डांस कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो जनपद बहराइच के चितौरा का है। यहाँ पर 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव 9 मरीज भर्ती किए गए थे, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि इन मरीजों की इस स्थिति को देखकर अस्पताल प्रशासन थोड़ा राहत भी महसूस कर रहा होगा। एक तरफ जहां कोरोना की वजह से अन्य जनपदों में गंभीर स्थिति और संक्रमित मरीजों के मरने की खबर आ रही, तो वहीं जनपद बहराइच में कोरोना मरीजों का यह डांस एक अलग ही संदेश दे रहा है। एक तरफ जहां डॉक्टर कोरोना के संक्रमण से बचाव का रास्ता खोज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीज अपने डर को भगाने के लिए डांस का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें बहराइच से सामने आई हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज नाच गाकर कोरोना के डर को भगा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोविड-19 यानी कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन है। चीन में कोरोना जैसी बीमारी चमगादड़ों की वजह से फैली, ऐसी चर्चा है। वहीं यूपी के गोंडा में भी लोग अपने घरों में बैठे हैं। जिले के सदर तहसील क्षेत्र के सिमरा दम्मन के शेखापुरा गांव में ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। गांव के बाग में हजारों की संख्या में चमगादड़ों के आने से गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले इन चमगादड़ों को भगाने के लिए धुआं फैलाते हैं, लेकिन धुआं खत्म होते ही ये चमगादड़ वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा गांव दहशत में है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की दहशत के बीच लॉकडाउन को सफल बनाने के खातिर लखनऊ में पुलिस शिद्दत से जुटी हुई है। इन कोरोना वॉरियर्स को जनता भले सलाम कर रही है, लेकिन उन महिला पुलिसकर्मियों के दर्द को भी समझना जरूरी है, जो अपने नन्हे मुन्नों को सीने से लगाकर अपने कर्तव्यों के साथ मातृ प्रेम का दायित्व भी निभा रही हैं। न्यूज इंडिया को देखते ही ऐसी ही एक महिला पुलिसकर्मी भावुक हो उठी। कोरोना की दहशत के बीच लॉकडाउन में पुलिस का रोल बहुत संवेदनशील है और ये कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में आते हैं। तमाम ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली, और तमाम ऐसे कोरोना वॉरियर्स पुलिस में हैं जो महिला पुलिसकर्मी हैं और अपने बच्चों को, जो बहुत ही छोटे हैं। हमारे साथ ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर है जो PRV 257 पर है और इनका जो बेटा है वो 5 महीने का है और ये समय मिलने पर ही PRV में ही अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं। मैं इनसे बात करूंगा। स्नेहलता जी, ये 5 महीने के बच्चे के साथ आप ड्यूटी कर रही हैं, क्या मतलब क्या आपको छुट्टी नहीं मिल रही है और इसको लेकर के ही आप साथ में ड्यूटी कर रही हैं, ऐसा क्यों? जी, घर पे कोई है नहीं, हम अकेले हैं, हस्बैंड भी अकेले हैं और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से कोई आ भी नहीं पा रहा है। जी। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से जी घर से भी कोई नहीं आ पा रहा है। घर से भी कोई नहीं आ पा रहा है। CCL के लिए अप्लाई किया हुआ है पर अभी तक हो नहीं पाई है। अच्छा, अभी तक आप थोड़ा सा इधर, हमें लगता है थोड़ा सा आप भावुक हो रही हैं। आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, अभी तक छुट्टी आपकी नहीं हो पा रही है। देखिए, महिला पुलिसकर्मी है और बेहद भावुक हो उठी हैं। 5 महीने का बच्चा है जो इस PRV पे है और इसी PRV पे ये अपने बच्चे को फुर्सत मिलने पर कुछ खिला रही हैं। 24 घंटे पुलिसकर्मी लगातार सेवा भी कर रहे हैं आम जनता की। आपने कब छुट्टी के लिए अप्लाई किया है? 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन हो गए हैं। कि बहुत नाजुक क्षण है। कोरोना वॉरियर्स बने पुलिसकर्मी गरीबों को खाना भी पहुंचा रहे हैं, तमाम और भी तरह की मदद कर रहे हैं, लेकिन बड़े पुलिस अफसरों को भी सोचना चाहिए कि जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कम से कम 5 महीने का बच्चा है और बहुत भावुक पल है ये और उनकी आंखों में आंसू भी हैं। ऐसे में बड़े पुलिस अफसरों को इनके आवेदन पर विचार करना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी के गंगा को शुद्ध और निर्मल करने का सपना लॉकडाउन में साकार होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान गढ़ गंगा में जो नजारा देखने को मिला वो काफी अचंभित करने वाला है। गढ़ गंगा का जल पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध हो चुका है। गंगा का जल जहां आचमन करने योग्य नहीं था, वहीं पर लोग इस समय जल को शुद्ध देखकर चौंक रहे हैं। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां बंद हैं, नदी में कूड़ा कचरा और गंदा पानी नहीं मिल रहा, जिससे गंगा साफ दिखाई दे रही है।
गंगा का जो आज ये स्वच्छ और शुद्ध जल आपको हमको दिखाई दे रहा है, ये इस लॉकडाउन का परिणाम है। जो ये लॉकडाउन चल रहा है मार्च से और अब तक, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से गंगा जी का जल बहुत स्वच्छ हो गया है। पहले से सरकार प्रयास कर रही थी, इतना जल साफ जब भी नहीं हो पाया जितना कि अब लॉकडाउन के बाद में जो लोग इसमें अपना हवन सामग्री आदि इसमें गंगा जी में डालते थे, वो नहीं डालने के कारण बहुत जल साफ हो गया है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है। संभल से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक दूल्हा अपनी बारात लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। अमर सिंह नाम का ये दूल्हा लॉकडाउन के बीच अपनी शादी को लेकर खासा रोमांचित भी नजर आया। जनपद मुरादाबाद के बिलारी से बारात संभल के हयात नगर पहुंची। नियम के मुताबिक बारात में केवल 4 लोग ही शामिल हुए। जी सर, हम बिलारी से आए हैं और केवल मात्र 4 लोग आए हैं और नाम है थाना हयातनगर। सीतापुर के ग्रीकगंज में सीतापुर मेडिकल हॉल पर पहली सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी है। अब दवा लेने वालों को इस सैनिटाइजर मशीन से गुजरना पड़ेगा। मथुरा में सोमवार रात एक सिपाही ने बैरक में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से एटा निवासी सिपाही घनश्याम सिंह मथुरा में पिछले 14 साल से तैनात थे। ड्यूटी खत्म करके बैरक में वापस आने के बाद सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आत्महत्या के मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। रोज होती थी, वैसे ही बात हुई थी, 5-8 मिनट तक हुई। मतलब कोई भी उन्हें परेशानी थी नहीं, ना बीमारी थी, ना कुछ और था, कुछ था ही नहीं। उसके पास तो फ़ोन आया था 1-1:30 बजे लगभग, तो इंस्पेक्टर साहब जाते आपके जो डैडी हैं वो मतलब बीमार हैं ज़्यादा और आप आ जाओ यहाँ पे, बस। और उन्हें मतलब हॉस्पिटल में एडमिट किया है। महाराष्ट्र के पालघर और यूपी के बुलंदशहर में हुई संतों की निर्मम हत्या के बाद संतों में उबाल है। अमेठी के सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने केंद्र, महाराष्ट्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है और हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वर्ष में जहाँ जो संतों की भूमि रही, जहाँ संत महात्माओं का एक प्राचीन इतिहास रहा है, वहाँ इस देवभूमि पर सबसे पहले पालघर महाराष्ट्र में संतों की निर्मम हत्या की गई। उस निर्मम हत्या के कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी सरकार है, यहाँ बुलंद के जनपद में भी संतों की निर्मम हत्या कर दी गई है। इन हत्याओं का जो सिलसिला जारी हुआ है, इस पर सरकार को कठोर से कदम उठाना चाहिए। देश की और प्रदेश की सरकारों को इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को कठोर कदम उठा करके तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से संतों पर आक्रमण हो रहा है, संतों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, हत्याओं का जो निर्मम स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, इससे पूरे समाज में बहुत हताहत की भावनाएं पैदा हुई हैं। संत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रयागराज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले चरण में 9 जिलों के छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजा गया है। इसी तरह दूसरे चरण में भी बसों के जरिए अलग अलग जिलों से प्रयागराज आकर पढ़ रहे छात्र छात्राओं को उनके घर भेजा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं इस समय प्रयागराज में फंसे हुए। ऐसे में योगी सरकार प्रयागराज में फंसे हुए छात्राओं को उनके घर भेजने का काम कर रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने कहा कि शहर में अध्ययनरत विभिन्न जनपदों के छात्र छात्राओं की बड़ी तादाद है। काफी विद्यार्थी घर जा चुके हैं, मगर जो फंस गए हैं उनके लिए रोडवेज की बसें लगाई गई हैं। सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह से ही छात्र छात्राओं को उनके जिलों की ओर रवाना किया गया। बुधवार को भी छात्र छात्रा अपने घर भेजे गए। लॉकडाउन और कोरोना की संक्रमण की स्थिति की समीक्षा सोमवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ की थी। इसमें सीएम योगी ने प्रयागराज में प्रदेश के अन्य जिलों के रहने वाले छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद पर पहुँचाने के निर्देश दिए थे। प्रयागराज के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश दिया गया है कि 300 बसों को तैनात कर सभी 10,000 छात्रों को उनके गृह जनपद पहुंचा दिया जाए। ये बसें प्रयागराज में 3 स्थानों पर चल रही हैं। पहले चरण में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट के छात्रों को भेजा जा रहा है। फिर दूसरे चरण में इन्हीं बसों से अन्य जिलों में छात्रों को भेजा जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर छात्र का पूरा ख्याल रखा जाए। हम तो होली के बाद फंसे हुए हैं, मतलब एग्जाम्स का डेट आया था और नहीं हुआ, तो इस चक्कर में फंसे हुए हैं।
अच्छा लग रहा है घर जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां हो रही थी कि जा कैसे जाना है आना है, लेकिन अब प्रॉपर पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि आ जाओ कैसे भी। हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है आ जाओ, मतलब वहाँ पे रहने से अच्छा यहाँ पे सेफ रहोगे घर पे। खुशी तो बहुत मिली क्योंकि काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। आशा था बट गवर्नमेंट ऐसा करेगी ऐसा कोई उम्मीद थी। मम्मी पापा को तो पता ही है आ रहा है, तो उन लोग को भी तो खुशी है काफ़ी कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, तो सब लोग खुश हैं कि हाँ आ रहा है, बस सेफली पहुँच जाए। दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर बुधवार से यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित हो जाएंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चयनित हुए विषय विशेषज्ञों की लेक्चर रिकॉर्डिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में शुरू हुई। पहले दिन 7 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की गई। उत्तर प्रदेश में आगरा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। यहां पर अभी भी कोरोना पॉजिटिव लोगों का मिलना जारी है। अब तक जिले में 11 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में ये आंकड़ा 401 तक पहुंच गया है। एक मौत भी हुई 24 घंटे के अंदर। आगरा में अब तक कोरोना से संक्रमित 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं उनकी संख्या 40 के आसपास है। आगरा के मेयर नवीन जैन ने प्रदेश सरकार को इस मामले में एक पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी अधिकारी हैं वो अपने घरों में बैठे हैं और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा उनके जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। वहां की जो समस्याएं हैं उसको लेकर नवीन जैन ने साफ तौर पर सरकार को कटघरे में रखा था और कहा था कि उनके शहर को बचा लीजिए। इस पत्र के वायरल होने के बाद भी अभी तक आगरा की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी वहां पर किस तरह से कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर उतरते हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।